10th क्लास का जैक बोर्ड के थ्रू यहाँ पर मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। इसमें हम लोग 1 से 30 प्रश्न तक दूसरे इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में बनाए हैं। यहाँ 31 से आगे हम लोग देखेंगे, इसको हल करेंगे। लगभग सभी प्रश्न इसी मॉडल सेट से आएंगे। एक का भी सेट हुआ है और दो और आएगा। तो इसमें हम लोगों का जो 3 सेट होगा उसी सेट से, मॉडल सेट से प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आप पूरा का पूरा नंबर ले आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है 31 नंबर क्वेश्चन में, संख्याओं 6 एवं 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें अभाज्य गुणनखंडन विधि से ही बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ हल करेंगे। 6 को करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुने 3, 3 दूनी 6 होगी। यहाँ इनको करेंगे 20 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है। अब इसमें हम लोगों को लिखना है HCF, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में शामिल होगा वो हमारा हो जाएगा 2। LCM जो दोनों में शामिल है उसके बदले 1 और बाकी जो बच गया है सबको गुना करना है। 3 × 2 × 5, इनको हम लोग गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 5 = 60, यानी आपका आंसर होगा 60। तो इस तरह से 2 और 7 ये आपका आंसर है। यह ज्ञात करने के लिए पहले इसको हम लोग खंड करते हैं और फिर शून्य के बराबर कर देते हैं। तो इनको खंड करेंगे हम लोग। सबसे पहले x² - 7x + 12, 12 को और x² को खंड करना, गुना करना है, इतना हो गया। इनको खंड करना है और हम लोग को -7 लाना है। 3x हो जाएगा और -4x, ये -3 और -2, इन दोनों का जोड़ हमारा -7 के बराबर हो रहा है और इन दोनों का गुना भी कर रहे हैं तो हमारा 12x² आ जा रहा है। तो ऐसे लिखेंगे x² - 4x - 3x + 12 और इनको हल कर देना है। x कॉमन आ जाएगा, x - 12, यहाँ -3 कॉमन आ जाएगा तो x, यहाँ माइनस भी कॉमन हुआ है तो माइनस हो जाएगा यहाँ 4। ये और ये दोनों में है, यानी कि x - 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ हो गया -3। ये हमारा गुणनखंड करने के बाद आया है। अब इसको हम लोग को शून्य निकालना है तो इनको शून्य के बराबर करना है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए x - 4 = 0 और x - 3 = 0, इसलिए हमारा x बराबर आ गया 4 और यहाँ हो जाएगा x = 2। ये हमारा 2 शून्य का आ गया। 3 और 4, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण निकाले। यहाँ पर कह रहा है एक स्तंभ आपके पास ऐसा हो गया। यहाँ कह रहा है स्तंभ की छाया, तो छाया यदि सूर्य इधर से पड़ रहा है तो छाया इसका यहाँ बनेगा। इधर से सूर्य पड़ रहा है, मान लीजिए यहाँ सन है तो यहाँ इसका छाया इधर पड़ रहा है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई की √3 गुनी है, यानी इसका जितना ऊंचाई है यहाँ x है तो इसका जो छाया हो जाएगा वो कितना है, देख लीजिए। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई की √3 गुनी है, तो यानी √3 और यहाँ x हो जाएगा। इनको मिलाइए, ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ ABC, यहाँ 90 डिग्री है। अब देखिए ये हमारा ऊंचाई हो गया। AB क्या है, AB हमारा ऊंचाई है, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई। और B से C क्या है, BC हमारा छाया है स्तंभ की। तो इसमें लिखा है स्पष्ट, प्रश्न को अच्छे से समझना है फिर उसको बनाना है। उन्नयन कोण निकालना है, ये कोण निकालना है। तो इस कोण को निकालने के लिए
ये और ये दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग tan में जाएंगे। जब सामने वाली भुजा और बगल वाली भुजा का मान हो तो हम लोग tan में जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में हम लोग लिखेंगे tan थीटा, यहाँ थीटा लिखे, tan थीटा बराबर सामने वाली भुजा ए बी बटा बी सी, यानी एक्स बटा रूट अंडर 3x। ये x से x एक बार में कट जाएगा, तो 1 बटा रूट अंडर 3 हो गया। यहाँ tan थीटा बराबर, ये tan में 1 बटा रूट अंडर 3 जो है वो किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का होता है, tan 30 डिग्री। यानी कि ये tan और ये tan रेशियो सेम है, यानी कि उसका कोण इक्वल होगा, इसीलिए थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। ये आपका ओनियन कोण हो जाएगा 30 डिग्री। ये आपका आंसर है। 34 नंबर प्रश्न, एपी का पहला पद 2 और सार्व अंतर 3 हो तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या दिया है आपके लिए, पहला पद ए का मान दिया है 2, डी सार्व अंतर डी का मान दिया है 3, और एन 8वां पद, यानी कि एन का मान है 8। ये हम लोगों को 8वां पद निकालना है। सूत्र क्या है हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जिस पद को भी निकालना होगा उस पद को हम लोग निकाल सकते हैं इस सूत्र के थ्रू। यहाँ ए एन 8वां पद निकालना है, यानी ए 8 बराबर ए का मान देखिए यहाँ क्या है 2 है, प्लस एन, एन 8वां, हम लोग को 8 निकालना है, तो 8 हो गया माइनस 1, और डी डी का मान दिया हुआ है 3, तो गुना में 3। इनको हल करेंगे 2, यहाँ हो गया 7 और गुना 3, यानी कि 2 प्लस 7 गुने 3 21, यानी यहाँ हो गया 23। यानी कि 8वां पद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। पहला पद 2 हुआ, अंतर 3 है, 8वां पद कितना होगा, 23 होगा। यह कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए ये वृत्त है, इसका त्रिज्या का मान दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। इसी तार को सीधा करके फिर इसको एक वर्ग बनाया जाता है, तो इस वर्ग की एक भुजा का माप क्या होगा। यानी ये जो तार की परिधि, इस वृत्त की परिधि जो है उतना ही इसका भी परिधि होगा, दोनों का परिधि सेम होगा, क्योंकि जितना बड़ा तार है उसी से दूसरा वर्ग बनाया गया है। तो इसमें हम लोग इस वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। क्योंकि उसी तार को मोड़ करके वर्ग बनाया गया है, तो वृत्त की परिधि और इस वर्ग का परिमाप दोनों सेम होगा। वर्ग का परिमाप बराबर हमारे पास सूत्र क्या है, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, और यहाँ है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। यहाँ देखिए 4 गुने भुजा 2 हो गया, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये 7 से 4 बार में 728 कट जाएगा, ये 4 जो है ये भी यहाँ से कट जाएगा, यानी भुजा का मान कितना हो गया 22 गुने 2, यानी 44 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, एक भुजा का मान हो गया 44 सेंटीमीटर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि R 5 6 बिंदुओं A 6 और 5 है एवं B 4 Y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो Y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पर ये A हो गया और ये B है। A का निर्देशांक दिया हुआ है 6 और 5, B का निर्देशांक दिया हुआ है 4 और Y, इसका मध्य बिंदु है R, जिसका मान दिया हुआ है 5 और 6। इसमें हम लोगों को y का मान निकालना है। मध्य बिंदु जब हो तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग
आसान सा पढ़े हैं कि x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। आर के लिए भी 5 और 6 है। हमारा ये मध्य बिंदु है, इसलिए इसका एक और निकलेगा, क्या होगा 6 प्लस 4 बटा में 2 और 5 प्लस y बटा में 2। क्योंकि ए बी का आर जो है वो मध्य बिंदु है, इसीलिए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसमें देखिए कितना हो गया 10 बटा 2, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस वाई बटा 2, यानी कि यहाँ आर का मान 5 और 6 है। इसको हल करेंगे तो 5 आ गया और 5 प्लस वाई बटा 2। ये देखिए ये भी हमारा आर ही का मान निकल रहा है ना, ये भी आर का ही निकल रहा है पॉइंट। ये देखिए ये 5 5 है और जो y वाला मान होगा वो y के बराबर, क्योंकि इस ए बी का मध्य बिंदु एक ही हो सकता है जो कि पॉइंट r ही होगा। r में x का मान 5 है, यहाँ जो y का मान यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ में 6 के बराबर होगा जो होगा। इसीलिए 5 प्लस वाई बटा में 2 बराबर 6। हमारा y वाला जो निर्देशांक है वो y के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ 5 प्लस वाई बराबर, ये इधर आ जाएगा 6 गुने 2, फिर y बराबर करेंगे तो यहाँ होगा 6 गुने 12, ये जोड़ में है इधर आकर के घट जाएगा, यानी y बराबर यहाँ होगा 12 माइनस 5 7। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है तथा उनसे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर हो, तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात क्या होगी ना। तो ये स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ का ऊंचाई हमें नहीं पता, x मान लिए, और यहाँ से जो हमारा सूर्य का प्रकाश बन रहा है उसके साथ यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ लिख रहे हैं प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री पर है तथा उनसे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई, ये जो छाया है इस छाया की लंबाई है 20 मीटर। हम लोगों को स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ए बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना होगा, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग जाएंगे, क्या मिलेगा, इन दोनों के साथ में निकालना है तो tan 60 डिग्री निकालिए। tan 60 डिग्री बराबर हमारा ए बी बटा बी सी होगा, जिसमें ए बी का मान x दिया है और बी सी का मान हम लोगों ने 20 मीटर रखा है। tan 60 का मान √3 होता है x बटा 20 मीटर, यानी x का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 20 √3 इतना मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ये हो गया स्तंभ की ऊंचाई। बहुत आसान है। इस मॉडल सेट में ट्रिगोनोमेट्री से बहुत सारे प्रश्न दिए हैं। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। घन का विकर्ण बराबर हमारे पास सूत्र होता है √3 एल का स्क्वायर। घन का विकर्ण बराबर √3 एल का स्क्वायर। एल जो है वो हमारा घन की भुजा है, घन का भुजा हो गया ये एल, यहाँ लिख दीजिए एल बराबर भुजा, घन की भुजा। ये √3 एल का स्क्वायर बराबर हमारे पास दिया हुआ है कितना, 6√3 सेंटीमीटर। यहाँ और हल करेंगे तो 3, ये एल बाहर हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर, ये √3 से √3 कैंसिल, यानी एल बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। हम लोगों को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घन का, तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 पृष्ठ होता है तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी 6 हो गया, और ये 6 हमारा एल का मान है तो 6 गुने 6 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा 6 गुने 6 36, और 36 गुने 6 करेंगे हमारे पास 6 6 36 18,
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। यहाँ खंड सी, सेक्शन सी में है 6 प्रश्न, सभी प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे, यानी कि 18 नंबर का प्रश्न इधर से मिलेगा आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि सिद्ध करें √√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस पर हमने बहुत अच्छे से पीछे वाले वीडियो में बनाए हैं, लेकिन फिर भी चलिए बनाते हैं। मान लेंगे, माना कि √√2 एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे, यहाँ अपरिमेय दिया है, लेकिन हम लोग मानेंगे माना कि √√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो हम लोग इसको लिख सकेंगे, इसीलिए 2 बराबर p/q, जहाँ q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। साथ में हम लोग लिखेंगे कि p और q सह अभाज्य संख्या है। और q में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसीलिए इनके बीच में कोई भी गुणनखंड और शामिल नहीं है। तो इनको हम लोग सजाएंगे तो लिखेंगे √√2 × q बराबर p। इनको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर हम लोग को क्या मिलता है, 2q² बराबर p²। यहाँ से हम लोग को मिल रहा है कि जो p² है वो 2 से विभाजित है। 2p² को विभाजित करता है। यहाँ तो हम लोग को मिल गया, यहाँ दिख रहा है चूंकि 2 जो है वो p² को विभाजित करता है। जब p² को विभाजित करता है तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। जब ये p² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है कि p को भी विभाजित करेगा। हम लोग एक परिमेय पढ़े हैं इस चैप्टर नंबर 1 में 1.2, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। इसलिए 2 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट करते हैं यहाँ पर कि p के बदले कोई दूसरा चीज मान लेते हैं। तो हम लोग मान लिए कि p बराबर यहाँ पर 2c रख लेते हैं। तो और हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ रख लेंगे तो 2q² बराबर, इसमें हम लोग रख रहे हैं, इसको 1 नंबर दे दीजिए। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2c²। समीकरण 1 हम लोग 1 में रखेंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 2q² बराबर 4c²। देखिए ये 2 से 2 बार में कट गया, यानी कि q² बराबर 2c²। फिर हमारे पास वही आ गया, यानी कि ये जो 2 है वो q² को विभाजित करेगा। जब q² को विभाजित करेगा, इसका मतलब कि 2 जो है वो q को भी विभाजित करेगा। सेम कंडीशन। क्योंकि हमारे पास क्या आया कि 2 जो है 2q² को विभाजित करता है। यहाँ हम लोग को मिल रहा है ना कि करता है। यहाँ जो 2 है वो q² को विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे चूंकि 2 q² को विभाजित करता है, इसका मतलब है कि इसलिए 2 जो है वो q को भी विभाजित करेगा। q को भी विभाजित करेगा। तो इसमें हम लोगों को क्या मिला, हम लोग यहाँ माने थे सबसे फर्स्ट में
कि P और Q जो है वो सह अभाज्य संख्या है, इसमें एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या मिला कि यहाँ पी स्क्वायर में भी 2 का गुणनखंड था, यानी 2 से ये पूरा पूरा कट रहा था, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर भी 2 से पूरा पूरा कट रहा है, यानी क्यू भी 2 से भाग लग रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को मिला कि इसमें कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो 2। इस तरह से P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ इस तरह से P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। हम लोग ने देखा यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि कम से कम एक गुणनखंड 2 तो है जो दोनों में है, P में भी है और Q में है। यानी कि हम लोगों ने जो माना वो मानना क्या है, गलत है। ये दोनों गलत हो रहा है। हम लोगों ने माना P और Q क्या है, सह अभाज्य है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, P और Q में 2 एक गुणनखंड है, यानी कि जो भी हमारा आ रहा है वो एक दूसरे के विरोधाभास आ रहा है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ हम लोग को 2 मिल रहा है, तो हम लोगों ने जो माना यहाँ पर कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो और यहाँ 2 आ रहा है, यानी विरोधाभास है, एक दूसरे के गलत साबित कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि विरोधाभास है, एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। तो इस तरह से क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो माना कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है, तो हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि √2 एक, यहाँ लिखेंगे, इसलिए आ रहा है चूंकि त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि √2 एक परिमेय संख्या है। चूंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि √2 एक परिमेय संख्या है, यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए है बहुत इजी, थोड़ा लिखना है, इसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ सीधे मान लेना है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और ये सह अभाज्य, यानी कि इनके बीच एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। फिर इनको वर्क करेंगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ हम लोग को मिल रहा है कि 2 से P² कट रहा है, यानी कि P भी कटेगा। उसी तरह से हम इसके लिए कुछ मान लेते हैं 2 के साथ, ताकि ये गुणन 2 कट जाएगा, फिर हम लोग को आगे नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम लोग इसको P = 2C मानते हैं और 1 नंबर समीकरण में रखते हैं,
तो हमारे पास फिर आ रहा है कि 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को भी भाग लगाएगा पूरा पूरा, यानी कि क्यू भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। जब कट रहा है इसका मतलब है कि P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो है जो 2 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि हम लोग जो माने कि उसमें कुछ भी नहीं है एक के अतिरिक्त, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ लिखना होगा, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। विरोधाभास हुआ ना, यहाँ 2 आ रहा है और एक के अतिरिक्त नहीं है हम लोग लिखे हैं। तो इस तरह से क्यों आ रहा है? चूंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रूफ करना है। कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 10 में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ देखिए इतना बराबर 10 दिया हुआ है। यहाँ हम लोगों को मान फटाफट याद करना है। कॉसेक 30 यानी कि कॉस किसका उल्टा होता है? साइन का होता है। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसको पलट देंगे, कॉसेक का मान हो जाएगा यानी कि इतना 2 का स्क्वायर प्लस x है। साइन 60 का मान होता है √3/2 इतना का स्क्वायर बराबर 10। इसको हल कर देना है। तो यहाँ 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ हो जाएगा x √3 यहाँ 3 हो गया और 2 दूनी 4 इतना बराबर 10। ये जोड़ में है, उधर चला जाएगा। 4 इंटू एक्स बराबर 10 माइनस 8, फिर x बराबर यहाँ घट के आ गया 2। ये देखिए बटा में है 4, इधर हो जाएगा गुना में, और ये गुना में है आ जाएगा बटा में, यानी x बराबर 8/3 ये मान आपका आएगा। नंबर की AP 11, 8, 5, 2 ऐसे है। एक AP में दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी है। यहाँ कह रहा है कि एक पद -150 है, यदि है क्यों? इसको हल कीजिए। है कि नहीं है, इसको हल करने से पता चलेगा। n का पूरा पूरा मान निकलता है तो वो AP में आएगा। n जो होना चाहिए वो 0, 1, 2, 3 ऐसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर में होना चाहिए। ये मान लीजिए नेचुरल नंबर में होगा। यदि वो n का मान हमारा बटा में आ जाएगा तो वो हमारा नहीं होगा, यानी ये AP में नहीं होगा। पहले इसको हल करते हैं। हमारे पास दिया a बराबर 11, d का मान 8 माइनस 11 करेंगे -3 आ गया। यहाँ पर हमारा an का मान दिया है -150। तो इस तरह से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को n का मान निकालना है। यहाँ an का मान है -150, a का मान 11, n का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान -3। इनको इधर ले आएंगे तो -150 -11 बराबर यहाँ आ गया n-1 इंटू -3, और इनको हम लोग जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1, 6 और 1 -161 और बराबर में है n-1, और ये जो बटा गुना में है ये कहाँ आ जाएगा -3 बटा में, ये कट गया, यानी कि n-1 बराबर 161/3। ये माइनस में 1 है, उधर जाकर के जुड़ जाएगा 161/3 प्लस 1, यानी कि इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 161 प्लस 3 n का मान, और हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 164/3। ये पूरा पूरा कटेगा, भाग लगा के देखिए कितना आ जाएगा। भाग लगाएंगे 3 × 5 = 15, 5 बार में 1 बच गया, 3 चौके 12 और 10 है या 2, 3 × 6 = 18, इस तरह से आएगा 6 आता जाएगा। तो ये तो पूरा पूरा n का मान हमारा नहीं निकला, यानी कि ये जो है -150 जो है वो इस AP में कहीं नहीं आएगा, क्योंकि हमारा इसमें पूरा पूरा नहीं निकला है, इसलिए ये जो है
150 पद इसमें नहीं होगा। लिखेंगे -150 पद इस एपी में नहीं होगा। नहीं, सीधा सीधा -150 पद जो है वो एपी में नहीं है। इस एपी में जो दिया हुआ है उस एपी में नहीं होगा। नंबर में दिया है कि लाल गेंद 3 है और काली गेंद 5 है। इसमें पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। लाल होने के लिए क्या प्रायिकता होगा, तो हम लोग इसमें बहुत आसानी से बनाते हैं। इसमें प्रायिकता दिख रहा है किसका, लाल गेंद के लिए, तो रेड लिख दिया। इसकी प्रायिकता क्या होगी, हमारे पास टोटल कितना है, टोटल हमारा 5 और 3 8 हो गया। इसमें से 8 बार हम लोग किसी थैला में रखा हुआ है, 8 गेंद है, उसमें 3 लाल है और 5 काला है। एक एक करके हम लोग पूरा गेंद को बाहर निकाले बिना देखे। 8 बार हम लोगों ने काम किया, टोटल कितना हुआ 8 बार। उसमें से लाल गेंद कितना ऊपर आया है, तो 3 बार आया है, तो इसलिए 3 ठो है, 3/8। ये आपका आंसर हो गया, लाल गेंद। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, 3/8। नंबर 43 में दिया है क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, ऐसा 60 तक, और एफ का मान दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इसमें माध्यक दिया हुआ है 28.5, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। माध्यक ऑलरेडी दिया हुआ है। ऐसे हम लोग सबसे पहले इसको क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, संचयी बारंबारता। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो यही रह जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखते हैं, यानी कि x + 5 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो x + 25, फिर इनको जोड़ते हैं तो x + 40, फिर इनको और इनको जोड़ रहे हैं तो x + y + 40, और फिर इनको जोड़ेंगे यानी x + y + 45। देखिए ये जो टोटल है हमारा, ये टोटल 60 के बराबर है, क्योंकि यहाँ टोटल जोड़ करके भी दिया हुआ है 60, यानी कि x + y + 45 = 60। ये हमारे पास दिया हुआ है। इनको उधर भेज देंगे तो x + y का मान निकल जाएगा, 60 - 45, यानी कि x + y बराबर आ गया हमारे पास 15। इतना। अब देखिए इसमें हमारे पास एक नंबर तो ये आ गया। इसमें माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए जो ये टोटल एन हमारा एन होता है, इसको आधा करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स है, स्पष्ट पता नहीं चलेगा, तो यहाँ हमारे पास माध्यक दिया हुआ है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 28.5 किस क्लास इंटरवल में आएगा उसको हम लोग देख लेंगे। ये 20 से 30 के बीच में आएगा, यानी कि इसी में हम लोगों का काम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। इससे जस्ट ऊपर वाला हमारा CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और ये जो है एल हमारा लोअर लिमिट, एल हमारा 20 हो जाएगा। तो हमारा माध्यक बराबर सूत्र क्या है, माध्यक बराबर L + N/2 - CF बटा में F और गुना में H। इसमें देखिए H हमारा क्या क्या मान चाहिए, वो पूरा मान यहाँ हमारा मिल जा रहा है। L बराबर 20 हो गया लोअर लिमिट, F बराबर हमारा 20, यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर वाला, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 20 जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं लेंगे, इससे जस्ट ऊपर वाला, यानी CF बराबर आ गया x + 5 और H हमारा क्या हो जाता है, क्लास इंटरवल का जितना डिफरेंस होता है वो, यानी 10 - 0 करेंगे तो 10, इस तरह से। अब यहाँ रख देंगे तो L का मान हमारा कितना है, 20 है, 20 हो गया। माध्यक का मान भी दिया हुआ है यहाँ, तो उसको भी लिख दीजिए 28.5 प्लस n/2, n/2 यानी कि 60/2, ये टोटल n होता है, तो इतना बराबर 2 कर देंगे तो यहाँ 30 आ गया, यानी यहाँ हो जाएगा 30 माइनस CF कितना है, x + 5, तो हम लोग x + 5
और इसको थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट में लिख देंगे, बटा में एफ यानी हमारा 20 और एच का मान 10, ये 10 कट गया। उसके बाद इसको इधर भेज देंगे तो 28.5 माइनस 20 हो गया, यहाँ हमारा हो जाएगा कितना 30 माइनस एक्स माइनस 5 बटा में 2 है, ये माइनस से गुना हो जाएगा तो एक्स भी माइनस में और 5 भी माइनस में, और यहाँ घटाने से हमारा हो जाएगा 8.5, इस 2 को यहाँ ले आएंगे तो गुना में हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ देखिए 30 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस में एक्स है, इसको इधर ले आते हैं, ये पहले एक बार इसको गुना कर लीजिए तो 8 दूनी 16 और 1 17, यहाँ 17 बराबर 25 माइनस एक्स हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स को इधर ले आते हैं तो ये प्लस में हो गया, 25 यही है, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, ये हमारा घट करके कितना आ गया, घटाइए इसको, एक हमारा 8 और ये 1 में से, यानी एक्स का मान 8 हो गया, एक्स का मान 8। आपका एक्स का मान आ गया, वाई का मान निकालना है तो वाई का मान निकालने के लिए इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 15, यहाँ x का मान 8 है, 8 प्लस वाई बराबर 15, यानी y बराबर 15 माइनस 8 बराबर 7, यानी कि x का मान 8 और y का मान 7, ये आपका आंसर हो गया। इसलिए लिखेंगे x बराबर 8 और y बराबर 7, ये दोनों आपका आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ये मीनार की ऊंचाई है, इसमें कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कहीं एक बिंदु है जो मीनार के पैर यहाँ पर देखिए बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर है, शिखर के साथ इसका उन्नयन कोण कितना है, ये 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहाँ ए बी सी ऐसा रख लीजिए, ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसके साथ लेना है tan 30 डिग्री, त्रिभुज ए बी सी में हम लोगों को ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, tan 30 का मान 1 बटा √3, ए बी का मान निकालना है और बी सी हमारा कितना है 30 मीटर, यहाँ हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर 30 मीटर बटा √3 अच्छा नहीं लग रहा है तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, ये दोनों √3 मिल करके केवल 3 हो जाएंगे, यानी कि ए बी बराबर 30 √3 मीटर है और बटा में 3 हो गया, ये कट जाएगा 10 बार में, यानी ए बी बराबर हो जाएगा 10 √3 मीटर, इतना ऊंचाई उसका हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 10 √3, यहाँ आप लिख दीजिए ए बी क्या है, मीनार है, ए बी हमारा मीनार है, मीनार की ऊंचाई चाहिए था तो ये हमारा हो गया 10 √3 मीटर। है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, 7 सेंटीमीटर का ये घनाकार एक ब्लॉक है, ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसके ऊपर में एक ऐसा अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ये 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इस अर्धगोले का ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल
और ये पूरा जो घन है उसका क्षेत्रफल यहाँ समझना है। देखिए ये घन है तो इसका सब तरफ का क्षेत्रफल होगा, साथ में यहाँ जो ये बीच में आ रहा है इस जगह में अर्धवृत्त उसके ऊपर ऐसा रख दिया गया अर्धगोला, इस तरह से ऐसे ढक के रख देंगे तो जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसका तो एरिया हमारा एक वृत्त के एरिया इतना वो कम हो जाएगा, क्योंकि वहां उसके ऊपर में एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो इसमें अधिकतम यहाँ जो लिखा हुआ है अर्धगोला का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, व्यास उसका 7 सेंटीमीटर हो गया। तो आर हमारा कितना हो जाएगा, इसमें आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। इसमें जो घनाकार ब्लॉक है उसका एक भुजा का माप दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग को घन का पूरा क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि कुल क्षेत्रफल बराबर पूरा घन का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में ऊपर में हमारा एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला के केवल ऊपर वाला भाग है, यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। साथ में यहाँ देखिए जो घन का संपूर्ण, देखिए जैसे हमारे पास ये किताब जो है वो घनाभ के आकार का है, यदि मान लीजिए कि ये घन है इस तरह से सब तरफ इतना ही मोटाई है इतना ही चौड़ाई है, तो यहाँ पर जो एक अर्धगोला ऐसा रखा गया तो इतना दूर का एरिया यानी एक वृत्त का जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ एक वृत्त का एरिया को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस, इधर लिखें माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ फिगर अच्छा से नहीं बना है, यानी ये जो बीच वाला भाग है इतना एरिया को हम लोगों को घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम लोग जब पूरा इसका निकाल रहे हैं घन का निकाल रहे हैं तो ये एरिया भी यहाँ आ जा रहा है, जो कि इस एरिया को हम लोगों को नहीं लेना है। इसी के ऊपर में रखा हुआ है अर्धगोला, उसका क्षेत्रफल लेना है। तो इस तरह से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा यहाँ एल रखें, 6 गुने भुजा का स्क्वायर प्लस यहाँ अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इनको हल कर देंगे, यहाँ 6 हो गया, एल का मान हमारे पास भुजा का मान 7 है यानी 7 गुने 7, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर चला जाएगा यानी कि 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर गुना करेंगे 42 गुने 7 जोड़ 22/7, और ये आर का मान हमारा है 7/2 गुने 7/2। ये 7 से 7 कैंसिल, ये 11 बार में कट जाएगा। अब इनको हम लोग गुना कर देंगे, 7 गुने 2 करेंगे 14, 1 बचा 7 28 और 1 29 हो गया। यहाँ करेंगे तो 77/2 बराबर 294 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 0.5, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 0.5, 8 4 12 और यहाँ एक हासिल 10 और 3 13 और 3, यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर 46 नंबर का है कि बिंदु 1 2 4 वाई x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, ऐसे यहाँ a b c और d नाम दे दीजिए। a का नाम 1 और 2, इसका है 4 y, इसका हो गया x और 6, यहाँ हो जाएगा 3 और 5।
इसी क्रम में लेने पर यह एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, x और y का मान ज्ञात करना है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो AC विकर्ण हुआ और BD जो दूसरा विकर्ण है, ये जो बिंदु O है वो क्या करता है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करेंगे यानी कि ये बिंदु जो होगा वो मध्य बिंदु हो जाएगा, BD का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु। तो हम लोग O का मान निकालते हैं, BD का मध्य बिंदु यानी O का निर्देशांक निकालेंगे, BD का मध्य बिंदु O का मान हम लोग निकाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर O के लिए निकाल रहे हैं, मध्य बिंदु है तो हमारा क्या होगा, x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस 4 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 यानी 5 प्लस y बटा में 2। ये हमारा O का निर्देशांक निकल गया। BD का मध्य बिंदु O है तो उसका निर्देशांक ये हो गया। और AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु O है तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस x बटा में 2 और 6 प्लस या 2 जो भी प्लस 2 बटा में 2, यानी y वाला को जोड़ करके 2 से भाग कीजिए, x वाला को जोड़ करके 2 से भाग कीजिए। यहाँ देखिए O जो बिंदु है एक ही बिंदु है, AC का मध्य बिंदु O, BD का मध्य बिंदु भी O और O एक ही बिंदु है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग इनको इक्वेट कर लेंगे, यानी 1 प्लस x बटा में 2 बराबर हो जाएगा ये 7 बटा 2। और इधर में देखिए 6 प्लस 2 बटा में 2 है और बराबर में हो जाएगा 5 प्लस y बटा में 2। ये 2 कैंसिल हो गया, x बराबर 7 माइनस 1 यानी x बराबर 6 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो गया 6 और 2 8 बराबर 5 जोड़ y, यानी कि इसको इधर भेज देंगे तो 8 माइनस 5 बराबर y, यानी कि y बराबर मान आ गया 3। तो इसीलिए ऐसा होगा, इसलिए और हमारा मान ये आ गया। तो x का मान 6 और y का मान 3, ये आपका आंसर।